बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इससे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय फ्लक्स। फ्लक्स कैसे कहते हैं? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो। क्या मतलब है इसका? फ्लो मतलब है। इस बुक में दो किस्म के फ्लक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों के चैप्टर नंबर 11 में। इसको हम डिनोट करते हैं पाई ई से। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, और इसको पाई बी से। बी का मतलब मैग्नेटिक। सो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्योंकि टॉपिक यही है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि व्हेन electric field lines passing through a specific area, एक खास एरिया से ये फील्ड लाइंस पास हो जाए, स्पेसिफिक एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक सरफेस है और एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ये चलो मैं ए लिखता हूं कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो यहां पे क्लियर हो जाए। अब यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। अब यहां पे आप लोग देखें, जो इस डायरेक्शन में से लाइन प्रोड्यूस होते हैं, ये इस इलेक्ट्रिक इस सरफेस से पास होगा, मतलब यहां पर आ जाएंगे। तो इस फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फील्ड लाइंस है, यहां पर भी फील्ड लाइंस है, यहां पर भी फील्ड लाइंस है, लेकिन यहां पर आगे इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने डिग्री हासिल किया डॉक्टर्स के, एमबीबीएस का, तो आप लोगों को लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्टर्स है। इंसान तो है ना, इंसान तो हम सब हैं। अब मुझे कोई डॉक्टर नहीं कहता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है एमबीबीएस का। आपके पास डिग्री है एमबीबीएस का तो आपको डॉक्टर बोलेगा। समझिए बात की। तो ये फील्ड लाइंस है, ये सब फील्ड लाइंस है, लेकिन ये फील्ड लाइंस इससे पास हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको इसको और इसको हम नहीं कह सकते। समझ रही बात की? अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो यहां पे हम मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डिफिनीशन हम लिखेंगे क्या? दूसरा डिफिनीशन, द डॉट प्रोडक्ट, द व्हाट? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ electric field intensity and vector area is known as electric flux। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर मैथमेटिकली इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्या आ गया? ई डॉट ए, या इसको हम लिखते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब यहां पर देखें, जब कॉस थीटा है
जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसके साथ क्या एंगल बनाएंगे 0 डिग्री या 360 डिग्री बनाएंगे। ये तो मुख्तलिफ हो सकता है, एंगल हम चेंज कर सकते हैं इसका। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, कम हो सकता है। सपोज करें कैसे, अगर मैं लिखूं यहां पे केस नंबर 1, अगर एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या हो 0 डिग्री हो, ये होगा। यहां पे ये फील्ड लाइंस है, ये जो रेड मैंने ड्रा किया है, और ये ग्रीन क्या है, ये एरिया है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। क्लियर है ये बात। अब यहां पर देखिए फ्लक्स E इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि cos 0 डिग्री ये बराबर है किस चीज के 1 के बराबर है। क्लियर हो गई बात। नाउ अगर मैं केस नंबर 2 ले लूं, अगर एंगल मेरे पास कितना हो 30 डिग्री हो, मतलब ये है कि मैंने ये सरफेस यहां पे रखा हुआ है और ये सेंटर है, सपोज करें यहां पे मैंने इसको 30 डिग्री पे रखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मालूम करता हूं। अब डायरेक्शन क्या होगा, जो इससे पास होगा तो वो कितना होगा, मैक्सिमम से तो कम होगा, क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो फिर फ्लक्स E बराबर होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई ए। क्यों, क्योंकि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। क्लियर होगी बात। केस नंबर 3, अगर ये एंगल मैं 45 ले लूं, मतलब यहां पे जो सरफेस है और एरिया मैंने यहां पर लिया है, ये कितना लिया है एंगल के साथ, सरफेस के साथ, ये 45 डिग्री। सरफेस के साथ तो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू ई ए होगा। क्लियर है ये बात। नाउ अगर एंगल मैं 60 डिग्री ले लूं, एंगल क्या ले लूं 60 डिग्री ले लूं, ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 4, अगर एंगल में 60 डिग्री ले लो 45 से ज्यादा, ये सरफेस है, यहां पर मैंने ले लिया, सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो फ्लक्स E इसका वैल्यू होगा हाफ इंटू ई ए। क्यों, क्योंकि cos ऑफ 60 डिग्री ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। क्लियर हो गई बात। नाउ यहां पर देखिए केस नंबर 5, अगर मैं ये 90 डिग्री ले लूं, मतलब यहां पर ये सरफेस ये एरिया ले लूं और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, तो फिर ये क्या होगा फ्लक्स E इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री ये 0 के बराबर है, ये तो पास ही नहीं होता। समझ आई बात की। लेकिन ये एंगल क्या है बिटवीन E एंड A, यहां पर भी एंगल क्या है E एंड A, इन दोनों के दरमियान एंगल है। अब क्लियर होगी बात। जनरली यहां पर हम लिखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा है तो इसको भी समझने की कोशिश करें। नंबर 1, मैक्सिमम केस कब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कब होगा, जब एंगल कितना हो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। बिटवीन व्हाट, बिटवीन E एंड A। तो यहां पे हम लिखते हैं कि cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू होगा E इंटू A होगा।
ये केस ये नंबर ए हो गया। अगर इस तरह आ जाइए, जरा गौर से सुने, मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के जहन में नहीं होती। यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट नंबर केस तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो जीरो एंगल का तब बनेगा ना अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया के दरमियान, किसके दरमियान, सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया नहीं कहता, यहां पर सरफेस एरिया कहता हूं। देखो यहां पे सरफेस के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90, यहां पर कितना बनाने, 90, यहां पर 90, यहां पर 90, फिर भी ये फील्ड लाइंस पास होता है कि नहीं होता, तो फिर भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होगा ई ए। अगर एमसीक्यू में आ गया द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, ई ए होगा। क्लियर होगी बात। नाउ सेकंड नंबर केस पे आ जाइए, ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, कब होगा, तो केस नंबर ए, अगेन जब फ्लक्स सॉरी जब एंगल 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, बिटवीन व्हाट, बिटवीन ई एंड ए। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये जो सरफेस है यहां पे मैंने रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी ये लाइन मैं कंसिडर करता हूं या ये वाला लाइन कंसिडर करता हूं, क्योंकि मैंने एरिया का डायरेक्शन ये वाला लिया है। अब देखो एरिया के साथ इसका जो एंगल बनता है वो तो 90 डिग्री है ना, ये अपवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन जब ये यहां पर हो जाए फॉर एग्जांपल, तब भी ये पास तो नहीं होता ना, इसे पास नहीं होता, तो फ्लक्स ई क्या होगा, जीरो होगा। नंबर बी, अगर एंगल 90 डिग्री 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, बिटवीन व्हाट, बिटवीन ई एंड सरफेस एरिया, यहां पर देखें ना ये सरफेस है कि नहीं, तो सरफेस भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये भी, तो इन दोनों ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। यहां पे सपोज करें ये फुट मैंने सरफेस ले लिया और ये मैंने एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये तो पास नहीं होता। और यहां पर क्या है, देखो गौर से, ये फील्ड लाइंस है, ये क्या है, ब्लू मार्कर, और ये क्या है, ये एरिया है, तो एरिया ऑफ फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये पास नहीं होता। और इस सरफेस के साथ इसका एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। नंबर थर्ड, इसी के साथ लिखो शाबाश, अगर एंगल के अलावा हम बात करें, मैं यहां पर लिखता हूं, नंबर सी, अगर इनपुट फ्लक्स ये बराबर हो आउटपुट फ्लक्स के, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू जीरो, फ्लक्स नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स कब जीरो होता है, जब एंगल 90 या 270 डिग्री हो बिटवीन ई एंड ए, जब 0 डिग्री हो या 360 डिग्री बिटवीन ई एंड सरफेस, एंड केस नंबर थर्ड, जब इनपुट फ्लक्स बराबर हो आउटपुट फ्लक्स के, तब नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर होगी बात। नाउ अब आ जाएगी थर्ड नंबर केस की तरफ, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर थर्ड, ये आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव की बात बाद में करते हैं। यहां पे पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है कि
ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये है। कब पॉजिटिव होगा? जब एंगल 0 से ग्रेटर हो एंड 90 से कम हो, या हम कहें कि एंगल ये 270 से ग्रेटर हो और कम हो किस चीज से? 360 डिग्री या बराबर हो, तब इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात? ये नंबर ए है। नंबर बी, ये हम कहते हैं कि अगर फ्लक्स आउटपुट ग्रेटर हो फ्लक्स इनपुट से, तो फ्लक्स नेट क्या होगा? फिर ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये बात? फिर ट्रिक बताता हूं, ये सारे केसेस याद हो जाएंगे ट्रिक के जरिए इंशाल्लाह। नाउ नंबर 4, नेगेटिव फ्लक्स ई। नेगेटिव फ्लक्स ई का मतलब क्या है? नेगेटिव फ्लक्स ई का मतलब यह है फ्लक्स ई इज इक्वल टू माइनस। कब होगा? नंबर ए, जब एंगल 90 से ग्रेटर हो और 270 डिग्री से कम हो, तो फ्लक्स क्या होंगे? इसके वैल्यू सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। ठीक है, याद रखियो अपने साथ। नंबर बी, जब इनपुट फ्लक्स ग्रेटर हो आउटपुट फ्लक्स से, तो फ्लक्स नेट क्या होगी? ये नेगेटिव। इसका रिजल्ट क्या होंगे? इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। क्लियर होगी बात? ना, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? ये तो नेगेटिव हो गया, फिर इसके बाद ट्रिक पढ़ेंगे। नेगेटिव मैक्सिमम नंबर 5, नेगेटिव मैक्सिमम। तो नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो, तो फ्लक्स ई बनेगा माइनस ई एक। कैसे? यहां पे ये सरफेस है, एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और मैंने यहां पर चार्ज भी रखा हुआ है, और इसका डायरेक्शन, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये आ गई केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। नाउ एक ट्रिक के जरिए इसको याद रखें। ट्रिक कौन सा है? आसान सा ट्रिक है जिसको हम कहते हैं कोसाइन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन ग्राफ कहते हैं। यहां पर देखिए, कोसाइन ग्राफ हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग तो मेरा अच्छा भी नहीं है, आप लोगों को पता है। ये आ गया कोसाइन ग्राफ। यहां पर देखिए 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पे 270 डिग्री एंड यहां पर 360 डिग्री। फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था कि 0 और 360 पर क्या है? मैक्सिमम है। तो आप लोग देख सकते हैं 0 और 360 पर क्या है? मैक्सिमम है। 0 कहां पर है या मिनिमम? 90 और 270 पे। केस नंबर 2 ये था कि 90 पे ग्राफ क्या है? 0, 270 पर भी ग्राफ क्या है? 0, तो मिनिमम फ्लक्स आ गया। नंबर 3, फ्लक्स पॉजिटिव कब है? 0 और 90 के दरमियान। ये पॉजिटिव, देखो 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर, 90 से कम, तो ये पॉजिटिव। या 270 से ग्रेटर, 360 के बराबर या 360 से कम, ये पॉजिटिव। नेगेटिव किधर गया? ये वाला 0, 90 से ग्रेटर, 270 से कम, ये साइकिल कौन सा है? नेगेटिव। एंड नंबर 5, नेगेटिव मैक्सिमम, तो ये क्या है? 180 पर नेगेटिव मैक्सिमम है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इन केसेस को याद करने की। क्लियर हो गई बात? अब जाते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। ये हो गए इसके क्या केसेस वगैरह और इसका ट्रिक। यूनिट और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नंबर 1 एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट, हमेशा हम मैक्सिमम केस से लिखते हैं। मैक्सिमम केस क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। तो क्या होगा, यहां पर देखें, ई ए, ई का जो यूनिट है वो तो न्यूटन पर कूलम है, तो हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, और यहां पर आ गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या हमें पता है कि ई का दूसरा यूनिट भी है, वोल्ट पर मीटर, और यहां पर क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये इसके साथ खत्म हो गया, तो इससे आ गया वोल्ट इनटू मीटर। बहुत जबरदस्त ये निकल आया। एक तो वोल्ट पर मीटर है, जिस तरह मैंने ये यहां पर लगे, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहां पे एक बहुत आसान सा एमसीक्यू लिखवाता हूं। एमसीक्यूज तो खैर इस वीडियो के बाद भी होंगी। ये है एमसीक्यू के द यूनिट ऑफ, चलो ये लिखता हूं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। कौन सा करेक्ट होगा? बताओ शाबाश, कौन सा करेक्ट है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब आप कहेंगे सर मैंने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा ही नहीं है। जब नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई ए है कि नहीं है? तो ई किस चीज के बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए के बराबर होगा। तो ये फ्लक्स और ये एरिया, सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो फिर हम यहां पे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसका यूनिट क्या है? तो ई का यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। मुझे पता है आपने ए को टिक किया है क्योंकि मैंने ऊपर ए लिखा हुआ है, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, और यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गई बात? नाउ ये तो एक यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट इसका क्या है? डिराइव यूनिट्स बहुत सारे हम लिखते हैं। देखो यहां पे एक तो हमने पढ़ लिया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा हमने पढ़ लिया वोल्ट इनटू मीटर, तीसरा हम पढ़ सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम इनटू मीटर, लिख सकते हैं ना? क्यों? इसकी जगह मैं लिखता हूं जॉल पर कूलम, ये नंबर 4 बनेगा। जॉल पर कूलम इनटू मीटर या जॉल मीटर पर कूलम। जॉल मीटर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर होगी बात? जॉल मीटर पर कूलम इज इक्वल टू, ये यूनिट है किस चीज का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। किस चीज का यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि आप लोगों के जहन में आ जाएगी। ठीक है, नाउ नंबर तीसरा जो यूनिट है, ऐसा ही पढ़ लिया, डिराइव पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नंबर सी, इट इज बेस यूनिट। बेस यूनिट हम कहां से निकालें जो आसान निकले? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर से निकालेंगे इस इक्वेशन से। देखो न्यूटन बराबर है किस चीज के? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, और कूलम किस चीज के बराबर है? ये एम्पेयर इनटू सेकंड के बराबर है। पता है ना आप लोगों को? ठीक है, नहीं पता तो पूछ लो। यहां पे किलोग्राम अपनी जगह पे आ गया, मीटर स्क्वायर एंड मीटर, तो ये बन गया क्या? मीटर क्यूब। एम्पेयर अपनी जगह पे, सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड क्यूब। तो ये बेस यूनिट आ गया किस चीज का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेस यूनिट आ गया।
तो बेस यूनिट आपने निकाल लिया, तो अब निकालो क्या, इसका CGS यूनिट भी निकालो। नंबर 4, CGS यूनिट क्या होगा, मतलब गॉसियन सिस्टम में इसका यूनिट क्या है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, यहां पे लिखो जौल है तो जौल की जगह मैं लगाता हूं अर्ज, मीटर है सेंटीमीटर, और कूलम है तो ESU, या हम लिख सकते हैं न्यूटन है तो डाइन, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम है तो ESU, दोनों लिख सकते हो। या इसको भी लिख सकते हैं किलोग्राम है तो ग्राम, मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, एम्पेयर है तो बायोट, सेकंड क्यूब है तो सेकंड क्यूब है, तीनों आ सकते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ इसके यूनिट तो हो गया, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेस यूनिट से हमेशा के लिए हम निकालते हैं किलोग्राम की जगह आ जाएगा एम क्यूब की जगह आ जाएगा एल क्यूब, एस क्यूब की जगह आ जाएगा T⁻³ और A⁻⁻1 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डायमेंशन ऑफ मास इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, dimension of length in electric flux 3, dimension of time in electric flux -3, dimension of current in electric flux that is -1। नोट करें अपने साथ बेटा, ठीक है। तो ये क्या है MCQ, ये क्या है MCQ, ये क्या है MCQ, MCQ, जितनी भी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है ये सारे MCQs पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, एक एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। नाउ किस चीज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो लिखो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर डिपेंड करता है, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शर्त क्या है, एरिया और थीटा क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ये कांस्टेंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। नाउ नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एंड नंबर 3 हम जस्ट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल। इस तरह नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोले तो 0 से लेकर 90 तक ये इनवर्स है, फिर 90 से लेकर 180 तक ये डायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट है, 180 से 270 तक ये फिर इनडायरेक्ट बन जाता है, कम होता है, फिर 270 से 360 पर फिर इंक्रीज होता है। इस वजह से ना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम इनडायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी भी है, ठीक है ना। नेचर इसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा के लिए क्या देता है, हमें स्केलर प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो MCQs बेस्ड लेक्चर होगा इसी का, और टेस्ट भी होगा, वो भी आप लोग दे दें। इसी चैप्टर का नहीं बल्कि इसी टॉपिक का टेस्ट होगा, फिर टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और प्रैक्टिस MCQs भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।